चलिए तो हम लोग थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं आइगन वेक्टर, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे PYQs लीनियर अलजेब्रा के, फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर अभी क्रैश कोर्स में मॉक टेस्ट और PYQ डिस्कशन होगा, जितने मॉक टेस्ट हुए एक शेड्यूल भेजूंगा मैं, तो उस शेड्यूल के हिसाब से हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये है। ठीक है, तो ये मैं लिखाया था कि नॉन जीरो वेक्टर है ना। सो डेफिनेशन जो था, नॉन जीरो वेक्टर x सच दैट ax इज इक्वल टू vx, सॉरी ax इज इक्वल टू लैम्डा x, या x लिखना v लिखना तुम्हारी मर्जी है, v लिख लो। तो av इज इक्वल टू लैम्डा v है ना, av इज इक्वल टू लैम्डा v, और इसी को आप लिख सकते हो a माइनस आई टाइम लैम्डा इंटू v इज इक्वल टू 0 is called this is called eigenvector corresponding to eigenvalue लैम्डा। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू लैम्डा वी हो जाए, एक नॉन जीरो वैक्टर मिल जाए जहां पे ए बी इज इक्वल टू लैम्डा वी हो गया, तो हम बोलेंगे कि दिस इज द आइगन वैक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू दिस। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा आगे, एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में एक लिखा ही था, एक निकाल के मैंने दिखाए थे, बट अभी के लिए जस्ट मैं रिमार्क में बता दूं तुम्हें कि जैसे ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी है, तो अगर मैं इसी को कोई कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर यहाँ पे मैं कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या हो जाएगा, ए टाइम के वी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम के वी, ऐसा लिख सकता हूँ। सो मैंने क्या किया, दोनों तरफ के से मल्टीप्लाई कर दिया, जहाँ पे के कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है। तो इससे आपको क्या समझ आया, सो ये कह रहा है दिस इज सेइंग कि लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड वी इज आइगन वेक्टर ऑफ ए। अब ये क्या कह रहा है, इट इज सेइंग लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड कांस्टेंट टाइम v इज आइगन वेक्टर ऑफ ए। तो इससे क्या समझ आया आपको, यहां कह रहा है v आइगन वेक्टर ए का, यहां कह रहा है के वी है फॉर ऑल k जो कि नॉन जीरो रियल नंबर है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर v किसी मैट्रिक्स की आइगन वेक्टर है तो एनी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ v विल बी आइगन वेक्टर ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, अगर जैसे यहाँ v आइगन वेक्टर है a का, तो एनी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ v विल बी आइगन वेक्टर ऑफ a। सो इसको मैं अगर ऐसा लिखूं थ्योरम कि लेट v इज एन आइगन वेक्टर ऑफ a, देन जो कांस्टेंट टाइम a हो, कांस्टेंट टाइम v होगा, k टाइम v इज ऑल्सो एन आइगन वेक्टर ऑफ ए फॉर ऑल के नॉन जीरो। ठीक है ना, तो मतलब एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इन्फिनाइटली मेनी आइगन वेक्टर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर भी एक आइगन वेक्टर है तो उसका कोई भी कांस्टेंट मल्टीपल ले लेंगे, नॉन जीरो मल्टीपल, तो आइगन वेक्टर होना ही है। ठीक है, वो समझ आया क्यों, क्योंकि यहां से हम सिंपली डेफिनेशन, ये भी डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा ना, ए यू बराबर लैम्डा यू, तो इफ v इज द आइगन वेक्टर u इज ऑल्सो आइगन वेक्टर बाई डेफिनेशन। तो सो ये है कि है ना, तो एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइटली मेनी आपको आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। तो आइगन वेक्टर इज नॉट यूनिक, बट आइगन वैल्यूज आपको बताया था n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो इट विल हैव एग्जैक्टली n आइगन वैल्यूज, है ना, जैसे तो n क्रॉस n मैट्रिक्स, n क्रॉस n मैट्रिक्स, n क्रॉस n मैट्रिक्स हैज, so n cross n matrix has exactly n eigen values। ठीक है ना, exactly n eigen values काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, है ना, मतलब मल्टीप्लिसिटी को काउंट करने के बाद, मतलब जैसे
आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 की, तो इसके पास 3 आइगन वैल्यू है 1 1 1, तो आप सोचो तीनों सेम ही है। यस, तो विथ मल्टीप्लिसिटी बोल रहे हैं हम लोग कि मल्टीप्लिसिटी काउंट करके, हालांकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पास एक ही आइगन वैल्यू 1 है विदाउट मल्टीप्लिसिटी। जब हम बोलते हैं ना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या है, जैसे 3x3 की 0 मैट्रिक्स है, तो आपको मिलेगा 0 आइगन वैल्यू है। तो 0 आइगन वैल्यू है, एक हम सिर्फ बोल रहे हैं 0 इज आइगन वैल्यू, तो विदाउट मल्टीप्लिसिटी बोल रहे एक ही आइगन वैल्यू है। विथ मल्टीप्लिसिटी बोलेंगे तो 3 आइगन वैल्यूज हैं, 0 0 0, ये चीज़ है। तो एन n क्रॉस n मैट्रिक्स हैज एग्जैक्टली n आइगन वैल्यूज काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, विथ मल्टीप्लिसिटी, है ना, विथ मल्टीप्लिसिटी या काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, ये है मल्टीप्लिसिटी के साथ हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि एन n क्रॉस n मैट्रिक्स हैज एट मोस्ट n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वैक्टर्स। अब समझो यहां ट्विस्ट है, तो यहां हमने क्या कहा है कि एक n क्रॉस n के मैट्रिक्स में मैक्सिमम एटमोस्ट n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे, जबकि मैं यहां पे क्या लिखना चाह रहा था, सो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि एन n क्रॉस n मैट्रिक्स हैज इन्फिनाइट आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, यहां बोल रहा हूं कि n क्रॉस n मैट्रिक्स में इन्फिनाइटली मेनी आइगन वेक्टर होगा, और यहां मैं बोल रहा हूं कि n क्रॉस n मैट्रिक्स में एटमोस्ट n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होगा। तो इन्फिनाइट आइगन वेक्टर तो है, क्योंकि कोई भी वेक्टर स्पेस में, जैसे मैं आइगन स्पेस वर्ड डिफाइन करूंगा, जैसे मान लो मैं वो एक वर्ड डिफाइन करता हूं आइगन स्पेस ऑफ आइगन वैल्यू लैम्बडा। ठीक है, सो आइगन स्पेस तो ये वेक्टर स्पेस है। ठीक है ना, सो आइगन स्पेस क्या होता है कि अगर इसका मैं डिफाइन करूं कि मान लो अभी के लिए ये W लिख देता हूं, सो सेट ऑफ V सच दैट, मान लो ऐसा है कि A कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है एंड लैम्बडा इसकी आइगन वैल्यू है। ठीक है, A बी n क्रॉस n मैट्रिक्स एंड लेट लैम्बडा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ A। ठीक है, तो लैम्बडा आइगन वैल्यू है A का, लेट लैम्बडा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ A। So let lambda be an eigenvalue of A, then eigenspace, है ना, एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इन्फिनाइटली मेनी आइगन वेक्टर होंगे, उन सबका कलेक्शन आइगन स्पेस है। सिंपल, एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इन्फिनाइटली मेनी आइगन वेक्टर होगा, उन सबका कलेक्शन आइगन स्पेस है। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है, तुम सोचोगे कि आइगन वेक्टर तो नॉन जीरो होगा, है ना, तो यहां पे मुझे एक केस इंक्लूड करना पड़ेगा। नहीं, मतलब जीरो तो हमेशा सॉल्यूशन होगा ना उसका, ना, कहने का मतलब, बट जीरो विल नॉट बी कंसीडर्ड एज आइगन वेक्टर। ठीक है ना, जीरो, क्योंकि आइगन वेक्टर का डेफिनेशन ही है कि यू विल नॉट कंसीडर, जो नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा उसी को आप आइगन वेक्टर कंसीडर करोगे। बट अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, देखो क्या कहना चाह रहा हूं, वी सच दैट A माइनस लैम्बडा V इज इक्वल टू 0, या इसको मैं थोड़ा ऐसा लिखूं तो W होगा V सच दैट AV इज इक्वल टू लैम्बडा V, ये इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब आप ठीक से समझो कि ये एक्चुअली क्या है, एक मिनट, यहां लिखने में गलती हुआ ना, A माइनस मतलब लैम्बडा I इंटू V इज इक्वल टू 0। तो आप ये समझ पा रहे होंगे, ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना। मान लो इसका नाम अगर B मैट्रिक्स रख दूं तो ये कुछ ऐसा हो गया, BV इज इक्वल टू 0। सो दिस इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब होमोजीनियस सिस्टम के पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो इसके पास वन सॉल्यूशन होगा या इन्फिनिटली मेनी होगा। नो सॉल्यूशन का केस ही नहीं है, क्योंकि जीरो सॉल्यूशन विल ऑलवेज बी अ सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम है। तो अभी के लिए तो मुझे बताओ, क्योंकि हमने डिफाइन किया है कि वी विल कंसीडर ओनली नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ ए वी इज इक्वल टू लैम्बडा वी इज द आइगन वेक्टर। डेफिनेशन लिखा हमने कि हम सिर्फ नॉन जीरो वेक्टर को ही आइगन वेक्टर कंसीडर करेंगे, डेफिनेशन है ये। तो इसके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन होने की क्या गारंटी है, मैं अगर पूछूं आपसे, a माइनस लैम्बडा आई इंटू वी इज इक्वल टू 0 हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन,
इफ एंड ओनली इफ, या BV इज इक्वल टू 0 हैज जीरो सॉल्यूशन, ऑब्वियस सॉल्यूशन है, लेकिन मुझे तो नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए बिकॉज आइगन वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर. सो दिस हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ. क्या होगा, कब होगा नॉन जीरो सॉल्यूशन? सोच के बताओ. डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्बडा ए 0 होगा. हाँ, इसको जीरो होना पड़ेगा. a माइनस लैम्बडा आई के डिटर्मिनेंट को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हुआ, इफ डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है ना. तो मतलब इसका हो गया यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन है तो, है ना, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो सिर्फ जीरो सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन होगा, और जीरो सॉल्यूशन कैन नॉट बी, मतलब v अगर जीरो आ गया तो दैट कैन नॉट बी आइगन वेक्टर. तो ये तो फिर मुझे कोई आइगन वेक्टर मिलेगा ही नहीं, तो है ना. तो इसका मतलब है आइगन वेक्टर इंश्योर होने की. और आप, हमने ये टॉपिक यहीं से स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो तो. ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो ये चीज है ना, यही वापस आ गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे आ गए हम. सो यहां से क्या मिलता है, लैम्बडा की वैल्यू. तो यहां आप ऐसी लैम्बडा निकाल रहे हो जहां पे मतलब डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्बडा ई जीरो है, और इससे क्या पता चल रहा है कि हमेशा आइगन वेक्टर तो मिलेगा ही. तो इसीलिए हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर तो मिलना तय है. क्यों? ये लाइन बता रहा है, क्योंकि हम आइगन वैल्यू यहां से निकालते हैं, इसका जो सॉल्यूशन होता है वही आइगन वैल्यू है. और ये बता रहा है, इंश्योर कर रहा है कि हमेशा इसका मतलब दिस सेम ही तो है दोनों, है ना. ये तीनों एक ही चीज तो लिखा है मैंने. सो मतलब इसके पास एक नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, इसकी गारंटी है. मतलब इसके पास एक नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, इसलिए हर आइगन वैल्यू का आइगन वेक्टर मिलना ही है. ये श्योर है कि एवरी आइगन वैल्यू विल हैव, मान लो अब होता है मल्टीप्लिसिटी की एक बात आती है, तो मैं थोड़ा मल्टीप्लिसिटी बता देता हूं. तो कहने का मतलब ये आइगन स्पेस है, दिस इज कॉल्ड आइगन स्पेस, है ना. दिस इज आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा, आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा. then this set is eigenspace corresponding to lambda. ठीक है, ये हमारे पास एक वर्ड यूज होगा, हालांकि जैम में ये वर्ड यूज नहीं करेगा, लेकिन मैं फिर भी लिखा देता हूं. अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, और एक होगा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, है ना. जैम में किसी पेपर में इसका जिक्र नहीं है. ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ये है हमारे पास. सो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी. ठीक है, सो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी. तो ये सिंपल है. जैसे अभी मैं बात कर रहा था काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, तो वो मल्टीप्लिसिटी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी था एक्चुअली. ठीक है ना. अरे सो दैट वाज द अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी. तो यहां पे क्या है कि किसका निकालते हैं, किसका? सो ऑफ एन आइगन वैल्यू. ठीक है, ये भी किसका? ऑफ एन आइगन वैल्यू. ठीक है. तो ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है ना, एक्चुअली इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन है. मैं बोल रहा हूं इस वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन होगा ना, ये डायमेंशन ऑफ W को हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी. तो उसको मैं आगे डिफाइन करता हूं तो तुम रिलेट कर पाओगे. ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए. ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए. तो ये क्या होता क्या है? तो एक तो कुछ बुक में यही डेफिनेशन लिखा होगा, सिंपल. तुम देखोगे बुक्स में डेफिनेशन ये लिखा होगा कि नंबर ऑफ, मतलब डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस ऑफ लैम्बडा इज द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा. सिंपल. अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? यहां से आती है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी. कैसे? इसमें लैम्बडा जितनी बार रिपीट हुआ, जैसे एग्जांपल अभी दे रहा था मैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब आप लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल,
तो वो आएगा लैम्डा -1 का क्यूब, 3×3 में अगर लिखेंगे तो लैम्डा -1 का क्यूब आएगा, ठीक। और लैम्डा -1 का क्यूब जब आप लिखोगे तो मतलब 1 1 1 3 आइगन वैल्यू आई। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कोई आइगन वैल्यू जितनी बार रिपीट कर रही है वो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है, और उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल रहे हैं वो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है। तो डायमेंशन क्या होता है किसी वेक्टर का? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस। बेसिस क्या होता है? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट या नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर दैट स्पैन द सबस्पेस। तो यहां मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां ऐसे वेक्टर स्पेस जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और स्पैन कर रहा हो इसको, तो वो बेसिस है। तो ये है। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है कि नंबर ऑफ, मैं डेफिनेशन यहां लिख देता हूं। तो सो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा ऑफ आइगन वैल्यू लैम्बडा इन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना, इज कॉल्ड अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है ना। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, so maximum number of linearly independent eigenvector corresponding to A is not A, lambda. Corresponding to lambda is geometric multiplicity of lambda. तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा यही है। तो सिंपल है, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लैम्बडा जितनी बार आएगा वो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है, और जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेंगे वो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है। तो देखो आइगन वैल्यू निकालने के लिए ये तरीका है, इसी को हम सॉल्व करते हैं। इससे सॉल्व होकर जो लैम्बडा आता है वो आइगन वैल्यू होती है। आइगन वेक्टर निकालने का ये तरीका है, तो ये आइगन वेक्टर निकालने का है, और जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आएगा वो हमारा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा, है ना। तो ये बस मीनिंग है। और आगे जो डायगोनलाइजेबल वर्ड है जो कि जैम में नहीं है गेट में, तो वही होता है कि जिस मैट्रिक्स में हर आइगन वैल्यू की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल हो जाए दोनों, तो वो डायगोनलाइजेबल हो जाता है, जो कि हमें नहीं पढ़ना, वो गेट में है ना। और हर आइगन वैल्यू की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम ही है, तो इसका मतलब वो डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। अभी के मैं एग्जाम्पल देता हूँ। तो आपको याद हो लास्ट क्लास में जो एग्जाम्पल मैंने किया था, पहले वही कंटिन्यू करता हूँ। तो ये एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में लिए थे, है ना। तो जिसमें ये था कि रैंक इसका 1 है लेकिन इसमें आइगन वैल्यू 0 0 आ गया था, राइट। तो मतलब हमने फिर वो थ्योरम करेक्ट किया था। तो थ्योरम वाज कि अगर रैंक R है तो एटमोस्ट R उसमें नॉन जीरो आइगन वैल्यूज आएगा। तो अभी के लिए इसकी जो आइगन वैल्यूज आप निकालेंगे, सो आइगन वैल्यूज आर 0 0। तो मैं बोलूँगा क्या 0 इज द आइगन वैल्यू विथ मल्टीप्लिसिटी 2, है ना। तो मैं अगर यहाँ से आपसे बात करूँ, अगर इसका आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, CH मतलब कैरेक्टरिस्टिक, तो ये आपको पता है लैम्बडा स्क्वायर आएगा, है ना। तो इसमें लैम्बडा की मल्टीप्लिसिटी 2 है, यही तो मल्टीप्लिसिटी है, तो लैम्बडा की मल्टीप्लिसिटी 2 है, ठीक है। तो 0 0 आइगन वैल्यू आएगी। अगर आप है ना कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल है, इसको आप 0 पुट करेंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया, है ना। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक। एंड दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। और यह है आइगन वैल्यू 0, है ना। 0 इज आइगन वैल्यू विथ, अब मैं अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी लिखूंगा, है ना। सो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2, ठीक है। तो 0 इज द अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ, 2 इज द अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 0, ठीक है ना। तो जो आइगन वैल्यू 0 है, मैं लैम्बडा बराबर 0 लिखता हूं अभी। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्बडा इज 2। ये समझ आ रहा है क्यों 2 है? क्योंकि ये 2 बार आया है, 2 टाइम रिपीट हुआ है, इसीलिए। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा? तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि 0 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आते हैं। तो आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने सॉल्व किया था, क्या था? तो जब मैं W लिख रहा था कि वैसे वेक्टर जहां AV बराबर लैम्बडा V हो जाए,
तो लास्ट टाइम मैंने ये सॉल्व किया था, मुझे याद भी है सब क्या आया था, देखो। सो ए बी बराबर 0। सो ये क्या सॉल्व होके आ गया था, v के मैंने x1 x2 ले लिया था, x1 x2 ले लिया तो वहाँ क्या कंडीशन निकल के आ गया था, आई थिंक आ गया था x2 बराबर 0, यही आ गया था ना जब हम इसको सॉल्व किए थे। a भी रख दो, v को x1 x2 रख दिया था, और a तुम्हारा पता है, सॉल्व करोगे x2 बराबर 0 आ गया था, तो x2 को 0 रख देंगे तो ये w क्या बनेगी। सो v बराबर x2 को 0 रख दिया, x1 0, जहाँ x1 तुम्हारा रियल नंबर है, और दिस इज द स्पैन ऑफ 1 0, यही था। और ये सिंगल्टन सेट हमेशा लिनियरली इंडिपेंडेंट होता है, तो ये बेसिस है जो मैं बोल रहा हूँ आइगन स्पेस। तो ये जो W लिख रहा हूँ दिस इज द आइगन स्पेस, दिस इज आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा बराबर 0, ठीक है। तो ये आइगन स्पेस है, एक मिनट, हाँ जी। तो इससे क्या समझ आया कि जो मैं बोल रहा था बेसिस, इस W का बेसिस क्या है, तो जो W का बेसिस है ये है 1,0, और जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक आइगन वेक्टर, मैं फिर से कर रहा हूँ, इसका कोई भी मल्टीपल होगा आइगन वेक्टर होगा, जैसे हमने कहा V अगर आइगन वेक्टर है तो कांस्टेंट टाइम V विल बी आइगन वेक्टर फॉर एनी नॉन जीरो कांस्टेंट K, ठीक है। तो यहां से ये आइगन वेक्टर है, और अब मैं पूछूं कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ दिस आइगन वैल्यू लैम्बडा, क्या है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, 1 है ना। कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिले, एक ही तो मिला। बेसिस में कितने एलिमेंट है, इसी बेसिस डायमेंशन क्या होता है, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ W, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट डायमेंशन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस, और बेसिस में कभी जीरो एलिमेंट आएगा नहीं, जीरो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि जीरो आ नहीं सकता बेसिस में, क्योंकि वो लिनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा फिर, तो इसीलिए तो ये डायमेंशन 1 है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 हो गई। इसका मतलब ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है, और इसलिए वो थ्योरम फेल हुआ था, क्योंकि मैं थ्योरम लिखा था पहले कि आपको याद होगा ना, तो यहाँ पे देखो इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है। मैं बोलता हूँ मैट्रिक्स कौन से डायगोनलाइजेबल होते हैं, जहाँ AM GM इक्वल होता है, तो ये इक्वल है नहीं, तो इसलिए वो थ्योरम यहाँ फेल हुआ था, क्योंकि वो थ्योरम जो था कि अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो अगर उसमें R उसका रैंक है तो एग्जैक्टली R नॉन जीरो आइगन फैक्टर मिलेगा, लेकिन वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स के लिए था, जो मैंने पहले जनरल लिख दिया था, इन जनरल एटमोस्ट R नॉन जीरो आइगन फैक्टर होगा, तो ये यहाँ प्रॉब्लम था, ठीक है ना। सो इस मैट्रिक्स में एक ही आइगन फैक्टर इस मैट्रिक्स के पास है, और आइगन वैल्यू है एक, लेकिन विथ मल्टीप्लिसिटी 2, मतलब 0 इज आइगन वैल्यू विथ 2 मल्टीप्लिसिटी, वैसे बोलोगे टोटल नंबर आइगन वैल्यू 2 ही होगा, विथ मल्टीप्लिसिटी बात करेंगे हम, ठीक है ना। एनी क्वेरी इसमें तो अरे उस दिन में तुम्हें कौन सा थ्योरम का रेफरेंस है, तुम थ्योरम बताओ, जो PDF भेजा था ना, तो उस PDF में यू टेल मी द कौन सा थ्योरम, क्योंकि जरूरी नहीं एक जगह सारे नोट्स हो, मैं जितनी चीज़ें पढ़ाया हूँ पूरा कोर्स में ये एक जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि हर ऑथर का अपना एक वो रहता है, तो वो जैसे अब मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ तो वो होता है कि दिमाग में चीज़ें रहती लिख देता हूँ, तो तुम कोई थ्योरम भेजो, जैसे मान लो नोट्स उठाओ उसमें स्क्रीनशॉट लो, फिर मुझे बोलो कि सर ये उसका रेफरेंस भेज दो, तो देन मैं वो तुम्हें बुक भेज दूंगा या कोई चैप्टर भेज दूंगा ना, तो वो रहेगा। हाँ तो वो बता देना ना, आई विल सी, हाँ ठीक है, तो उसको देखते हैं, है ना। तो ठीक है ना अभी के लिए। नाउ ये स्टोरी है, मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ एग्जाम, जैसे अभी एक दो और लिख देता हूँ, क्या लिखना चाह रहा था मैं, आइगन वेक्टर पे ना। एक तो AV बराबर जैसे मैं लिख रहा था ना लैम्बडा V, चलो मैं A को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो तो A को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कुछ ऐसा हो गया,
ए स्क्वायर वी इज इक्वल टू लैम्बडा ए वी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर वी इज लैम्बडा ए वी, एंड यहाँ से ए वी कितना था मेरे पास पहले से, लैम्बडा वी, तो ये फर्दर लैम्बडा इंटू लैम्बडा वी जो कि हो गया लैम्बडा स्क्वायर वी। तो ए स्क्वायर वी इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर वी। तो यहाँ से आपको क्या समझ आया कि लैम्बडा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड वी इज आइगन वेक्टर ऑफ ए। यहाँ से क्या समझ आ रहा है, लैम्बडा स्क्वायर इज, तो ये प्रूफ लिख रहा हूँ जो लास्ट क्लास में थ्योरम लिखा होगा कि इफ ए इज आइगन वैल्यू ऑफ सॉरी लैम्बडा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए देन लैम्बडा स्क्वायर इज आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, तो उसका प्रूफ लिख दिया मैंने। तो लैम्बडा स्क्वायर इज आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड वी इज आइगन वेक्टर, ये वैल्यू है और ये वेक्टर है ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब ये यहां बोलना चाह रहा हूं मैं कि v आइगन वैल्यू है a का भी और वही भी आइगन वेक्टर है ए स्क्वायर का, तो आइगन वेक्टर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना। हमने कहा कि यहाँ पे लैम्बडा आइगन वैल्यू है a का एंड v आइगन वेक्टर है a का, तो यहाँ से लैम्बडा स्क्वायर a की आइगन वैल्यू है, सॉरी लैम्बडा स्क्वायर a स्क्वायर की आइगन वैल्यू है, v जो कि कॉमन है इज द आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर डजंट चेंज। जब हम ये बोल रहे हैं कि a, मैंने कल थ्योरम लिखा था पॉलिनोमियल वाला कि इफ लैम्बडा इज आइगन वैल्यू ऑफ a, p इज एनी पॉलिनोमियल देन p लैम्बडा इज आइगन वैल्यू ऑफ p a, तो आइगन वैल्यू चेंज हो रही है, आइगन वेक्टर कॉमन है a स्क्वायर a क्यूब a फोर, इन सब में आइगन वैल्यू है लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर लैम्बडा क्यूब लैम्बडा फोर, आइगन वेक्टर कॉमन है a स्क्वायर a क्यूब a फोर सबका आइगन वेक्टर कॉमन है। यहाँ समझ आ रहा है आपको क्यों है, यहाँ ए वी बराबर लैम्बडा भी और यही रिड्यूस हो गया ए स्क्वायर भी लैम्बडा स्क्वायर भी, ठीक है। तो उससे आ जाएगा ठीक है। सो अभी आगे थोड़े क्वेश्चंस करवा देता हूं तो और चीजें क्लियर होंगी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको रियलाइज होगा क्या आपको सीखना है क्या आपको आता है, ठीक है ना। सो अरे भाई वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ जो चीज़ मैं लिखा रहा हूँ किसी किताब से थोड़ी लिखा रहा हूँ, वो मुझे ज़रूरत पड़ती तो मैं देख लेता हूँ कहीं पे। ये इट्स नॉट लाइक कि मैं सारी चीज़ें बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे नहीं, कोई भी एक बुक उठाओ ना उसमें रेफर देखो ना तुम, हाँ ये कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट दैट आई कैन चेक इन द बुक, वो बुक भेज दूंगा, ये है उसमें। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो ये रहा लीनियर अलजेब्रा, है ना। तो नाउ अभी हम वो क्वेश्चंस देखते हैं जो है ना, मतलब सिलेबस तो खत्म ही हो गया, मतलब थ्योरीज खत्म हो गई, हमने थ्योरीज ये पूरा कंप्लीट कर लिया, यहाँ से यहाँ तक हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया थ्योरीज। अब आपको ढंग से इसको रिवाइज करना पड़ेगा, मेन है डेफिनेशन सारे याद रखो, थ्योरम्स जितना याद रख सकते हो ठीक है, बाकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते रहो, चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी उसके थ्रू, जो नहीं आ रहा पूछो, ये चीज़ें। अभी के लिए मैं कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें जो है मेनली तो अभी से तुम लोग एकलव्या वन वाले लोग 2-3 दिन रेस्ट ले लो, 2-3 दिन प्रैक्टिस प्रॉब्लम करो। अभी के लिए कल से शेड्यूल वापस तुम्हारा इस बैच पे नेट का बैच आ जाएगा, क्योंकि नेट के बैच को मैंने नेट गेट को मर्ज कर दिया सिर्फ एकलव्या 1-2 को अलग करने के लिए, ठीक है ना। तो अभी वापस मैं कल से एकलव्या 2 तो चलता रहेगा, उसका बाकी 2-3 क्लास का कंटेंट बाकी है, इस टाइम पे फिर वापस वो नेट का बैच आ जाएगा, फिर नेट गेट अलग कर देंगे। अभी मैं 7 कर दिया था क्योंकि वो ये मुझे कंप्लीट करना था, ठीक है ना। तुम मुझे भेजना भाई नोट जो मैंने लिखा है उसका स्क्रीनशॉट भेजना, फिर बोलना उसका मैं भेज दूंगा बुक, पूरा बुक भेज दूंगा। ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने बीएससी करा तब मैंने टॉपिक्स पढ़े, मैंने एमएससी करा दिल्ली में बॉम्बे में, फिर मैंने अभी पीएचडी करा है, तो इतने साल जो चीज़ें मैं पढ़ी जो मेरे दिमाग में है, अब मुझे नहीं पता ना वो कहाँ पे है, तो तुम मुझे कोई पर्टिकुलर, मैं क्लास में जो लिखा रहा हूँ जो मेरे दिमाग में वो लिखा रहा हूँ ना, कई बार गलतियाँ भी हो जाती हैं वो ठीक है,
लेकिन वैसा है तो उसका मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ है, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कौन से बुक में पढ़ा था मैंने कभी। इतने सालों मैंने इतने सारे बुक्स पढ़े हैं, तो मुझे ये नहीं पता ना एग्जैक्टली कौन सी चीज़ किस बुक में है। और एक बुक हमेशा परफेक्ट नहीं होता, मतलब कोई पर्टिकुलर बुक, हर बुक का अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस है, जैसे इंसान का होता है। तो वैसे ही है कि किसी का ऑथर का जैसा है वैसा है। तो तुम्हें क्या डिफरेंट बुक के गो थ्रू, या एक बुक को ढंग से पढ़ो, चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो जाती हैं। ये है, तो वो ऐसा नहीं कि तुम सारा कंटेंट लिख के वो बुक पढ़ो, तुम 10 15 20 50 बुक पढ़ो। सो ये चीज़ें हैं। हाँ वो भी हो सकता है, वो भी करता हूँ मैं, जो तुम कह रहे हो वो भी करता हूँ मैं। गूगल पे सर्च करता हूँ, फिर जो PDF आता है वहाँ से लिखवाता हूँ। ये तुम सही कह रहे हो, तो मैं ये भी क्लास में बहुत बार करता हूँ। जो मैं iPad यूज़ करता हूँ उसी लिए यूज़ करता हूँ, इट्स नॉट वैसा कुछ नहीं है। जैसे रैंडम जरूर थे मैं बुक से ही लिखाऊंगा, तो मैं गूगल से भी यूज़ करता हूँ। मैं कई बार कोरा हो गया, या ये मैथ्स ट्रैक है, या ये जो और बहुत सारे साइट्स हैं ना, वहाँ से मैं यूज़ करता हूँ। दिस इज नॉट बैड। मैं तो कहता हूँ तुम भी घर पे यूज़ कर सकते हो, बुराई थोड़ी है। गूगल यूज़ करना इज़ नॉट बैड, तुम्हें सीखना है, तुम कहीं से सीख सकते हो। बोले हाँ गूगल अवेयर चीज़ें गलत भी रहती हैं, तो वो तुम्हें क्रॉस चेक करना पड़ेगा कई बार, है ना। कई बार गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, सुनो प्रॉब्लम, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ वो भी सही है वही तुम अगर, मैं बहुत बार क्लास में जब मैं iPad यूज़ करता हूँ मोस्टली मैं गूगल ही कर रहा होता हूँ। अभी देखो हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि मैं दिमाग में है। जब मुझे लगता है कुछ चीज़ें मुझे, तो मैं कन्फ्यूज़न में हूँ या मुझे ज़रूरत है देखने की, तो मैं गूगल ही करता हूँ फर्स्ट टाइम में, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये उसमें कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें सीखना है ना, तुम गूगल करो, क्या दिक्कत है। गूगल करो, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट नोट्स आ जाते हैं, कई चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, मैं गूगल कर देता हूँ। तो कोई क्लास में भी कई बार करता हूँ, वही चीज़ें करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो एनीवे लेकिन गूगल पे जो चीज़ें हैं ये कोई आसमान से उड़ के नहीं आया। तुम सोचो, तुम गूगल सर्च करते हो, तुम एक साइकोलॉजी समझो कि जो चीज़ें अपीयर होती है वो कहाँ से आती है। वो किसी न किसी वेबसाइट पे है, तो गूगल एक सर्च इंजन है जो उसको तुम्हें ढूंढ के देता है। सेम चैट जीपीटी कर रहा है, लेकिन चैट जीपीटी को ऐसे ट्रेन किया गया कि अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर सकता है। गूगल अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करेगा, गूगल इज अ सर्च इंजन। तो वो वही चीज़ें तुम्हें देगा जो कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं, या तो किसी वेबसाइट पे है, ऑब्वियसली किसी वेबसाइट को ही सर्च करता है वो, या किसी जो भी। तो गूगल इज एक सर्च इंजन है, तो वो जब तुम कोई सर्च करते हो तो वो एक रेलिवेंट पेज तुम्हें सजेस्ट करता है कि दीज आर रिसोर्सेज दैट यू कैन यूज। तो यही चीज़ें हैं, और वो गूगल अपनी तरफ से कुछ नहीं देता है। गूगल जस्ट सर्च करता है कहाँ पे वो जितने भी जो भी वेब वर्जन उसका है, तो इतने वेबसाइट्स बने हुए हैं, किस वेबसाइट पे कहाँ पे वो चीज़ें हैं। जैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ नोट्स अपलोड करती हैं, बुक अपलोड करती हैं, है ना, तो वो तुम्हें सीधा सीधा ढूंढ के बता देगा। ऐसे जैसे मैं रिसेंटली, तुम अभी जैसे मुझे किसी ने भेजा, तुम जैसे संतोष कुमार चौधरी जस्ट एंटर करो गूगल पे, तो जनरली मेरा नाम सबसे पहले अपीयर होता है, और साथ में ये भी अपीयर होता है कि मेरा पूरा डिटेल दे देता है। फिर मैं देखा कहाँ से आता है, तो लिंक्डइन की इन्फॉर्मेशन को गूगल सर्च करके अपीयर करता है। तो वैसा है, मतलब जस्ट वैसे मेरा भाई है, उन्होंने भेजा था कि मैं तुम्हारा नाम गूगल किया तो तुम्हारा सारा इन्फॉर्मेशन आ गया। मैंने कहा अच्छा इतना बड़ा आदमी होगा क्या मैं। फिर मैंने देखा कहाँ से ऐसा हुआ, तो उसने क्या किया, लिंक्डइन की इन्फॉर्मेशन को वो कर दिया, क्योंकि इतने सारी चीज़ें रोज अपलोड हो रही हैं, तो वैसा है। तो वो गूगल अपनी तरफ से कुछ नहीं करता है, जो इन्फॉर्मेशन है तुम्हारा वही अपीयर हो रहा है। जैसे एक्टर है, ये सब पॉलिटिशियन है, कहाँ से उनके इन्फॉर्मेशन आते हैं, कोई विकिपीडिया पर लिख रहा है, तो विकिपीडिया पर कोई इंसान लिख रहा है जो बाद में गूगल तुम्हें बता रहा है जो तुम सर्च करते हो, या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कोई प्रोफेसर अपलोड कर रहे हैं तो वो तुम्हें सजेस्ट कर रहा है। जैसे सलभ सर हैं, उन्होंने IIT कानपुर के प्रोफेसर है सलभ सर, उनके वेबसाइट पर डिग्रेशन इतने सारे सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है, तो लोग बहुत यूज़ करते हैं, हम लोग भी यूज़ करते हैं। तो वैसे हैं बहुत सारे प्रोफेसर अपने वेब पेज पे उन्होंने अपना अपलोड कर रखा है चीज़ें, तो वैसा है। तो गूगल इज अ सर्च इंजन, तो वो तुम्हें सही जगह पहुँचा देगा, तो यू कैन यूज़ इट। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे है, ये तो हमने ऑर्थोगोनल वाला किया था, ये भी वेक्टर स्पेस का हो गया था। जैसे इसको अभी देखते हैं, है ना। तो ओके, सो एक कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, और ये आपको कह रहा है कि सो ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स, सपोज दैट 1 and 2 आर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए। ठीक है, सो 1 and 2 आर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए एंड 12 इज अ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट का मतलब आइगन वैल्यू। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो अभी समझो, ए तो 3x3 की मैट्रिक्स है,
तो एक 1 एक 2 और एक लैम्बडा मिसिंग है, क्योंकि हमने आपको क्या कहा कि n क्रॉस n मैट्रिक्स विल हैव एग्जैक्टली n आइगन वैल्यूज विथ मल्टीप्लिसिटी काउंट करके अगर है तो, ठीक है। सो अभी के लिए यहां पे क्या हो रहा है कि है ना, ए के पास 3 आइगन वैल्यू होगी, 1 2 तो गिवन है लेकिन लैम्बडा मिसिंग है, मतलब मुझे तीसरा आइगन वैल्यू नहीं पता है, ओके। फिर a प्लस ए स्क्वायर, तो मैं अगर बताऊं आपको कि ए स्क्वायर की जो करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू है, तो हमने जैसे कहा कि लैम्बडा आइगन वैल्यू ए का है तो ए स्क्वायर का जस्ट स्क्वायर कर लेंगे, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा 1 + 4। सर गूगल पर सब बता दिया, है VIT में सराय सब पूरा बता दिया। बता दिया ना, तुमने सर्च किया, यही मेरे भाई ने भेजा था, मतलब फुआ का लड़का है, तो वैसा है ना, तो वैसे तो क्योंकि वो देखो तो लिंक्डइन, तुम देखो फर्स्ट वेबसाइट जो सजेस्ट कर रहा हो लिंक्डइन होगा, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन लिंक्डइन से वो सिंक कर रहा है, वो लिंक्डइन में लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वो सिंक कर रहा है वो, ये चीज़ें हैं तो वहाँ से। तो ए स्क्वायर है 1 4 लैम्बडा स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब ए स्क्वायर प्लस ए की जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो आपका करस्पॉन्डिंग, 1 2 लैम्बडा करस्पॉन्डिंग है 1 4 लैम्बडा स्क्वायर, तो ऐड कर लीजिए आप। तो यहां से 1 + 1 2 2 + 4 6 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर, ये हो गया। अब आप समझिए इन्होंने क्या कहा, 12 इज द आइगन वैल्यू ऑफ a प्लस ए स्क्वायर, तो 2 6 और a प्लस ए स्क्वायर भी 3 क्रॉस 3 की ही मैट्रिक्स होगी, सो a प्लस ए स्क्वायर विल ऑल्सो हैव एग्जैक्टली 3 आइगन वैल्यूज एंड दैट आर 2 6 एंड समथिंग दैट वी डोंट नो। और जो मैं नहीं जानता हूं वो बता रखा है इन्होंने कि तीसरा जो है तुम्हारा वो 12 है, इसका मतलब ये कह रहा है कि आपका जो a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए का आइगन वैल्यू 2 6 12 है, तो इसका मतलब ये नंबर कुछ और नहीं 12 है, सो लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर 12 है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आएगा, तो आप जब सिंप्लीफाई करेंगे लैम्डा बराबर 3, 3 और नहीं दो वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक है ना, एक डिस्कार्ड होगा क्योंकि 12 दिया है तो 3 आएगा बस। नहीं अभी के लिए क्या आ रहा है, जब सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है, 2 वैल्यू आ रहा होगा ना, -4 and 3। हाँ -4 and 3, ओके। सो -4 and 3, तो ये लैम्डा 4 या तो -4 है या 3 हो सकता है, कोई एक होगा, तो अब आपको जस्टिफाई करना है कौन सा करेक्ट होगा। सो -4 और 3 है। अब यहां से क्या होगा, लैम्डा -4 और 3 है, अब क्या दे रखा है, तुम क्या बोल रहे हो बताओ, अब क्या कहना चाह रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि -4 डिस्कार्ड क्योंकि 12 दिया है और a स्क्वायर प्लस a को -4 सेटिस्फाई नहीं करता है तो इसलिए 3 आएगा। अच्छा, तो अगर मैं -4 रखूं, ए स्क्वायर प्लस ए को -4 सेटिस्फाई नहीं करता है, 16 -4 12 आ तो रहा है कहाँ, करता है ना, हाँ, तो वो रीजन नहीं होगा डिस्कार्ड करने का, देखो तो समझते हैं। तो यहां पे क्या आएगा आपके पास, सो ए के पास अब 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। सो ए हैज आइगन वैल्यू, या तो ए की आइगन वैल्यू है 1 2 3, या फिर ए की आइगन वैल्यू है 1 2 -4, है ना, ये और है, और या तो ए के पास ये 3 आइगन वैल्यू है या ये 3 है और 3, बिकॉज वजह ये है कि 3 स्क्वायर प्लस 3 विल ऑल्सो विल 12 एंड -4 स्क्वायर प्लस में -4 विल ऑल्सो बी 12, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो गया। अब ऑप्शन देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो, तो डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो 1 × 2 × 3 या फिर 1 × 2 × -4, तो ये तो सही है, किसी भी केस में ओके है। डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस ए स्क्वायर नॉन जीरो रहेगा, तो a प्लस ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू है 2 6 12, यही है, तो प्रोडक्ट करेंगे नॉन जीरो आएगी, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज डिटर्मिनेंट, तो ये भी सही है। डिटर्मिनेंट ए जीरो है, नहीं, डिटर्मिनेंट जीरो हो नहीं सकता, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू जीरो नहीं है। ट्रेस ऑफ a प्लस ए स्क्वायर 20 है, 2 + 6 + 12, तो 12 + 8 है ना, तो यहां से आ जाएगा तो ये आ गया ना 12, सही है, तो मतलब 12 + 6 + 2 20, तो ए बी डी करेक्ट है, देख लीजिए। सो ये अभी आइगन वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन है ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन,
लेकिन है ना मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू यूज हुआ है, तो ये है। ठीक है भाई, देखो तो ये 24 दोनों में से कौन सा सेट आएगा नहीं, आइगन वैल्यू? दोनों ओके है। क्या बोल रहे हो दोनों में से? वो 1 2 3 1 2 -4, हाँ वही पूछ रहा था, उससे कोई कौन फर्क सा नहीं पड़ रहा है क्वेश्चन में। बोथ आर ओके, अगर दोनों कंसिडर तभी कोई दिक्कत नहीं है, तो या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, तो उससे कोई क्वेश्चन को फर्क नहीं पड़ रहा, उससे कोई ना इफेक्ट नहीं पड़ा ना, ये है। इसलिए उसने ट्रेस ए स्क्वायर प्लस ए का पूछा, ए का ट्रेस नहीं पूछा है, ये चीज़ है। अब तुम सोचते यहाँ से कि मान लो ट्रेस ए का क्या लूँ मैं, तो इस वाले केस में ट्रेस ए हो जाता कितना 6, और इस वाले केस में ट्रेस हो जाता -1। लेकिन ऐसा मुझे कोई वजह दिख नहीं रहा जो उसने कह रहा और डिस्कार्ड कर पाए हम, ऐसा कुछ नहीं है ना, ये चीज़ है। तो अगर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो जैसे कि लिखा होता ट्रेस ए में भी 6 और माइनस में भी -1, दो ऑप्शन है, दोनों सही हो जाएगा, ये चीज़ है। यहां से डिटर्मिनेंट ए आएगा 6 और यहां से डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा -8, ठीक है ना, दोनों कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं डिटर्मिनेंट नेगेटिव नहीं आ सकता, डिटर्मिनेंट कैन बी एनी रियल नंबर, चलेगा ना। तो आई डोंट थिंक एनी कोई वजह है कि इसको हम डिस्कार्ड कर पाए, देख लो एक बारी। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होगा, अगर डिस्कार्ड करना चाह रहा हो कोई कंडीशन देता तो वैसा है। तो ये हमने सॉल्व किया था, आई थिंक पहले सॉल्व कर रखा है ना। ये भी सॉल्व किया लास्ट क्लास में, ये ऑलरेडी तुम देख सकते हो, ये सॉल्व किया हमने। इस पे आते, इसमें अक्सर बच्चों को दिक्कत आता है कि ये, हालांकि क्वेश्चन आसान है। डी में तो कैली हैमिल्टन लग रहा है। हाँ, सो है ना, देखो इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास P बी द 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है ना। सो P बी द 3x3 मैट्रिक्स, so P be 3x3 matrix having eigen values 1 1 2, ठीक है। so P 3x3 मैट्रिक्स है जिसपे आइगन वैल्यूज 1 1 2 है। अक्सर पता है तुम्हें, जैसे काउंटर एग्जांपल ना, मैं तुम्हें गूगल की बात करूँ, मैं एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें एक्सपीरियंस। जैसे तुम्हें खुद से काउंटर एग्जांपल होना बहुत मुश्किल काम है, जैसे कोई स्टेटमेंट गलत करना है, लेकिन तुम जस्ट गूगल पे सर्च कर लो काउंटर एग्जांपल, तुम्हें 10 15 काउंटर एग्जांपल मिल जाएंगे। और मैं क्लास में अक्सर यूज करता हूँ, क्योंकि अगर मैं बैठने सोचूंगा तो मुझे हो सकता है 10 मिनट लग जाए, लेकिन अगर मैंने गूगल कर लिया तो मुझे डायरेक्टली 4 5 ऐसे काउंटर एग्जाम्पल मिल जाते हैं। मतलब क्योंकि जो तुम्हारी प्रॉब्लम अभी है ना, पिछले 20 30 सालों में जब से इंटरनेट आया है, हजारों लोगों को वही प्रॉब्लम हुई होगी और उन्होंने क्वेश्चन पोस्ट कर रखा है ऑनलाइन। तो अगले साल जिनको जो प्रॉब्लम आएगी, जो इस साल प्रॉब्लम आई जिन बच्चों को, जैसे तुम्हारे जो डाउट्स इस साल जिन बच्चों को डाउट्स आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 90% वही डाउट्स अगले साल ही बच्चों को आएंगे, उसके अगले साल में 90% वही डाउट्स कैरी होंगे। तो होता क्या है कि जो चीज़ें तुम्हें अभी प्रॉब्लम हो रही है वो पिछले 40 50 सालों में, मतलब इंटरनेट तो हालांकि 20 25 साल पहले आया है, तो जब से इंटरनेट आया लोग पोस्ट करते हैं किसी न किसी वेबसाइट पे या किसी न किसी पोर्टल पे, तो वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। एक बार तुमने पोस्ट कर दिया तो वो रहेगा, खत्म तो हो नहीं रहा, तो अकोमुलेट हो रहा है। तो जो तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, तुमसे पहले हजारों लोगों को प्रॉब्लम आ चुकी है और उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं ऑनलाइन अवेलेबल है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि जिस जर्नी से तुम गुजर रहे हो तुमसे पहले बहुत लोग गुजरे हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ। तो जो प्रॉब्लम तुम अभी फेस करो तुमसे पहले लोग फेस किए हैं, तो उनका सॉल्यूशन ऑनलाइन है, तो तुम्हें बस ढूंढने की जरूरत है। तो है ना, P with a 3x3 मैट्रिक्स हैविंग वैल्यूज 1 1 1 2 एंड 1 -1 2 ट्रांसपोज, है ना। जैसे अभी तुमने कल मैंने ये एग्जांपल लिखा था, ये एक्चुअली कैसे मुझे याद है, जैसे कई बार होता है ना, पूछता है कोई ऐसा नॉन जीरो मैट्रिक्स बताओ जिसका स्क्वायर 0 हो जाए, है ना। तो ये वो एग्जांपल है एक्चुअली। तो ऐसे ही ऑप्शन भी एग्जाम में आए, तुम देखो टिफर उफर में पूछा हुआ है कि क्या देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज 0, तो आंसर इज यस, दिस इज एग्जांपल। तो चूंकि 1 2 बार यूज किया तो याद ही हो गया, वैसा है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो ठीक है ना। सो P with a 3x3 मैट्रिक्स हैविंग आइगन वैल्यूज 1 1 2, ठीक है। नाउ दिस इज द ओनली लीनियरली इंडिपेंडेंट, हाँ एक थ्योरम याद आया। तो क्या है कि जैसे एक थ्योरम है कि लेट ए बी अ या एन n क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है। सो ए बी कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है सच दैट
all such that V is eigenvector of so any vector V belongs to Rn is eigenvector of A। मतलब A कोई मैट्रिक्स है और Rn का कोई भी वेक्टर ले लो, ऑब्वियसली नॉन जीरो लेना पड़ेगा आइगन वेक्टर के लिए। सो नॉन जीरो है एनी नॉन जीरो वेक्टर, तो नॉन जीरो कर देता हूं। सो एनी नॉन जीरो वेक्टर जो होगा, एनी नॉन जीरो वेक्टर V इन Rn, मतलब Rn का कोई भी मेंबर उठा लो, वो आइगन वेक्टर है A का। तो इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा कोई मैट्रिक्स बताओ जिसका आइगन वेक्टर Rn का हर वेक्टर है। चलो मैं एक क्वेश्चन ही लिख देता हूं। तो मुझे ये बताओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है अभी के लिए I3 ले लेता हूं, ठीक है ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये है। तो इसके आइगन वैल्यूज तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, 1 1 1 1 इज द आइगन वैल्यू विथ मल्टीप्लिसिटी 3। व्हाट आर द आइगन वेक्टर्स? तो मतलब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है A की वो 3 है, A मतलब आइगन वैल्यू 1 की। सो लैम्बडा बराबर यहाँ 1 कर देता हूँ। सो ठीक है ना, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी लैम्बडा 3 है। व्हाट इज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ दिस लैम्बडा? एंड व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ लैम्बडा? तो मैं लिख रहा था ना V सच दैट, जैसे मैं जो लिख रहा था W आइगन स्पेस कि V सच दैट AV इज लैम्बडा V। सो AV इज व्हाट? A तो तुम्हारा इस क्वेश्चन में जो हमारे पास V है, A तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, IV इज इक्वल टू 1 इंटू V। अब बताओ ऐसे कौन कौन सा V है जो इसको सेटिस्फाई करेगा? I इंटू V इज 1 इंटू V। सो व्हाट आर द वेक्टर दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन? ये इसका आइगन वेक्टर निकालो, तुम बताओ आइगन वेक्टर्स क्या क्या हैं इसके? आइगन वेक्टर ऑफ, है ना, 1, ए के क्या क्या आइगन वेक्टर्स होंगे, क्योंकि एक ही आइगन वैल्यू ना, तो वही होगा। सो आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू 1 क्या होगा? आइगन वेक्टर निकालो जरा तुम लोग मेथड से। ए भी इज लैम्बडा भी करो, क्या आएगा? जब तुम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, दोनों साइड इक्वली आ जाएगा। इसका क्या मतलब है? ऑल रियल नंबर, एनी वेक्टर इन Rn। इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करेगी? सो V बिलोंग्स टू Rn। तुम कोई भी वेक्टर ले लो वो सेटिस्फाई करेगी इसको। मतलब यहां पूरा Rn आ गया, समझ लो। ये जो वेक्टर स्पेस मैं लिख रहा हूं, सो एनी वेक्टर यू टेक, सो ये जो है ना, ये पूरा W जो है ये पूरा Rn के इक्वल है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? आइगन वैल्यू, सो एनी वेक्टर V बिलोंग्स टू Rn इज, इसको मैं थोड़ा मैथमेटिकली लिख देता हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो। सो A बी द मैट्रिक्स एंड लैम्बडा बी एन आइगन वैल्यू। ये बहुत ऐसे ऑब्जर्वेशन तो बहुत ऑब्वियस है, आइगन वैल्यू ऑफ A, ठीक है ना। सो A बी एन n क्रॉस n मैट्रिक्स एंड लैम्बडा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ A सच दैट AV इज इक्वल टू लैम्बडा V फॉर ऑल V बिलोंग्स टू Rn। अब सही फ्रेम हुआ ना, देखो। मतलब ये कह रहे हैं कि लैम्बडा एक आइगन वैल्यू है और उस लैम्बडा के करस्पॉन्डिंग Rn का हर वेक्टर आइगन वेक्टर है। क्योंकि आइगन वेक्टर का डेफिनेशन कहता है नॉन जीरो कंसीडर करना है, तो ऑल नॉन जीरो वेक्टर इन Rn आर आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा। तो देन ये गारंटी देता है, तो A मस्ट बी
स्केलर मैट्रिक्स, नॉट आइडेंटिटी ओनली। जो पिछला एग्जांपल था आइडेंटिटी था, क्योंकि वो भी एक स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, बट 2 to 2 ले लो डायगोनल पे तब भी वैसे ही होगा। तो इसका मतलब है ए मस्ट बी स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, ये है। तो ए क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। सो अगर हर वेक्टर आर एन का सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, है ना, सेटिस्फाई तो सारे वेक्टर कर रहा है, बट आइगन वेक्टर हम नॉन जीरो को ही लेंगे, मैं कह रहा हूँ सेटिस्फाई ऑल वेक्टर्स कर रहे हैं इस इक्वेशन को। सो देन ए क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ए स्केलर मैट्रिक्स ही आएगा। तो इस सब क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एग्जाम में ना, ये सब है। जैसे यहाँ पे क्या बताऊं कि हर वेक्टर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ आर एन, लेकिन यहाँ पे आइगन वेक्टर क्या है, सो एनी नॉन जीरो, क्योंकि इसका जब हम बेसिस लिखेंगे तो बेसिस में तो जीरो वेक्टर नहीं आएगा ना, तो जो बेसिस के एलिमेंट्स हैं वो आइगन वेक्टर्स बनेंगे, क्योंकि नॉन जीरो लेना पड़ेगा। सो एनी नॉन जीरो वेक्टर इन आर एन वो आइगन वेक्टर है, ठीक है ना। अभी के लिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसको कंप्लीट, टाइम है कि नहीं ना, इसको कंप्लीट करना है ना, अभी टाइम है, ठीक है, हो जाएगा। तो ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, P कोई 3x3 मैट्रिक्स हैविंग आइगन वैल्यूज 1 1 2 एंड दिस इज द ओनली लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1। अब यहाँ फिक्स कर दिया कि एक ही एल आइगन वेक्टर है, ये है, तो आइगन वैल्यू 1, तो ए की जो आइगन वैल्यू जो है 1 1 2 है, और v बराबर 1 -1 2 इज ओनली आइगन वेक्टर, ओनली आइगन वेक्टर ऑफ ए। तो इससे पता है लैम्बडा बराबर 1, ओनली आइगन वेक्टर ऑफ लैम्बडा 1 बराबर 1 बोल लो। तो क्या कहना चाह रहा है इसका मतलब कि 1 जो है, अभी 1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है एक्चुअली यहाँ पे, है ना, 1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, 2 है, क्योंकि 1 2 बार आइगन वैल्यू वाला है ना, आइगन वैल्यू 2 बार है, लेकिन इसके आइगन वेक्टर एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, ओनली एल आई, है ना, ये है ओनली एल आई आइगन वेक्टर ऑफ आइगन वैल्यू 1, ठीक है ना। तो 1 के करस्पॉन्डिंग एक ही एल आई, मतलब इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है एक्चुअली, ठीक है ना, तो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा यहाँ पे, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें एक चीज याद है ना कि अगर भी आइगन वेक्टर है 1 के करस्पॉन्डिंग, तो v का कोई भी मल्टीपल लोगे तो वो आइगन वेक्टर होगा। तो जैसे बच्चा ये देख के घबरा जाता है 2 2 -4 आ गया, क्या फर्क पड़ता है, मैं 2 भी ले लेता हूं, सो 2 - 2 4 हो गया, दिस इज ओनली आइगन वेक्टर, क्योंकि दोनों मल्टीपल है, डिपेंडेंट है। तो ऐसा नहीं ये दोनों डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है ना ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एल आई है तो ये भी एल आई वेक्टर होगा। अगर कोई वेक्टर भी आइगन वेक्टर है तो उसका मल्टीपल कोई भी आइगन वेक्टर होगा। सो ये अकेला एक आइगन वेक्टर है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि 1 के करस्पॉन्डिंग एक ही आइगन वेक्टर एल आई मिलेगा, वो है, तो इसका कोई भी मल्टीपल एल आई आइगन वेक्टर होगा, तो ये भी आइगन वेक्टर है, इसका वो हो जाएगा ना, क्योंकि ये सब डिपेंडेंट है ना, मल्टीपल तो डिपेंडेंट होते हैं, तो इंडिपेंडेंट दूसरा नहीं मिलेगा, मतलब इससे इंडिपेंडेंट दूसरा नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा इसका मल्टीपल मिलेगा, मल्टीपल्स आर डिपेंडेंट, ठीक है। सो ये भी है, तो ये जो ऑप्शन में लिख रखा कुछ नहीं किया, इसको डबल कर दिया, वही समझाने के लिए कि अगर v आइगन वेक्टर है तो 2v भी आइगन वेक्टर होगा। तो ये कह रहा है कि दिस इज द आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स Q। चलो Q तक पहुंचते हैं। Q क्या है, तो इफ द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 2p इज डिनोटेड बाई Q। अच्छा, तो Q इसने लिया क्या है, Q जो है एक्चुअली वो एडजॉइंट है 2p का, अब p है मैट्रिक्स नॉट A। So P is a matrix, आइगन वैल्यू 1 1 2, आइगन वेक्टर ये 1 के करस्पॉन्डिंग है, Q इज एडजॉइंट ऑफ 2p। काम कर दोनों तरफ डिटरमिनेंट ऑफ 2p से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ऑफ 2p से डिवाइड करो तो क्या होगा, सो डिटरमिनेंट ऑफ 2p क्या है पहले ये बताओ, व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ p, 1 × 1 × 2, 2 आ गया, सो व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ 2p, 16, 2 बाहर आएगा, 2 की पावर 3, 8 × 2 16, तो दोनों तरफ 16 से डिवाइड करो, मैं कह रहे हैं ना। तो ये जो Q/16 है ये 1/16 इंटू एडजॉइंट 2p, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ 2p इंटू 2p एडजॉइंट 2p, तो ये हो गया 2p का होल इनवर्स।
और 2p के इनवर्स को तुम लिख सकते हो 1/2 इंटू पी इनवर्स। तो यहाँ से q/16 जो है ना 2p का इनवर्स है। अच्छा मैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये 2 का इनवर्स 1/2 बाहर हो जाएगा, p इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। सो 2 का इनवर्स अलग कर दिया, तो 1/2 इंटू पी इनवर्स ऐसा होगा। सो नाउ क्या होगा, Q is equal to 8p inverse. तो q इज फाइनली 8 times P inverse. सिंप्लीफाई होके आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो 8 टाइम पी इनवर्स, तो ये हमने q निकाल लिया। चलो तो यहां तक हम पहुंचे, q इज 8 पी इनवर्स। और कल लिखाया होगा हमने कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है a की, तो 1/λ आइगन वैल्यू होगी a इनवर्स की। आइगन वेक्टर दोनों का कॉमन है, जो a का आइगन वेक्टर है वही a इनवर्स का भी आइगन वेक्टर है। आइगन वैल्यू चेंज हो रही है, इसका भी प्रूफ सिंपल है, ए बी बराबर लैम्डा भी, ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा ए इनवर्स बराबर 1/λ भी, ये आ जाएगा। v कॉमन है, बस आइगन वैल्यू चेंज हो रहा है, v इज कॉमन। तो फिर से समझो, मैं ये कह रहा हूं कि ए की आइगन वैल्यूज क्या क्या है। अब देखो यहाँ पे ए नहीं पी की ना, चलो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं वापस। देखो सो पी की आइगन वैल्यू थी 1 1 2, सो पी इनवर्स की आइगन वैल्यू 1/1 1/1 1/2, ठीक। 8 पी इनवर्स की आइगन वैल्यू 8 8 4। अब इन सब का एक कॉमन आइगन वेक्टर है भाई, ठीक है, ये 1 -1 2 इज आइगन वेक्टर, ठीक है। और ये आइगन वेक्टर है इन सब का, आइगन वैल्यू चेंज हो रही है, आइगन वेक्टर कॉमन है थ्रू आउट। सो क्यू की ये जो 8 पी इनवर्स ही तो क्यू है, 8 पी इनवर्स ही क्यू है, ठीक है भाई, 8 पी इनवर्स ही तो क्यू है। तो मतलब v जो क्यू की भी आइगन वेक्टर है, v इज द, जो v लिखा है ना यहाँ पे, ये q का भी आइगन वेक्टर है। तो कोई भी मल्टीपल ले लूंगा v का तो वो भी आइगन वेक्टर होगा q का, इसीलिए दिस इज ऑब्वियसली करेक्ट। बस तुम्हें इतना ही जानने की जरूरत है कि v अगर आइगन वेक्टर है तो v का कोई भी मल्टीपल आइगन वेक्टर होगा। ये 2 टाइम कर दिया तब भी आइगन वेक्टर, 3 टाइम करता तब भी आइगन वेक्टर होता, 4 टाइम करता तब भी आइगन वेक्टर होता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो ओके है। सो दिस इज आइगन वेक्टर ऑफ p एज वेल एज q एज वेल एज, बाकी कुछ भी ले लो उसमें मल्टीपल, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे अब आगे आते हैं, अब क्या बोलना चाह रहा है आगे, ट्रेस ऑफ q। तो देखो q का मैं आइगन वैल्यू निकाल दिया, तो यहां से ट्रेस भी बता सकते हैं हम लोग जी। ट्रेस ऑफ q हो जाएगा 8 + 8 + 4 20, तो ये भी सही है। डिटर्मिनेंट ऑफ q, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज 8 × 8 × 4 64, ये भी सही है। So 256. नहीं ओह सॉरी गलत लिख दिया मैंने ना, अच्छा हाँ कितना आएगा 8 8 64 × 4 256. 250, अच्छा ये गलत है, सॉरी, हाँ ठीक है ना, ये सही से। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज द डिटर्मिनेंट, सम ऑफ आइगन वैल्यू इज ट्रेस। तो अब यहाँ पे आ जाओ, अब आप जब आपके पास आइगन वैल्यूज पता है तो आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख सकते हो q का, है ना। x में लिखना, x में लिखना चाहो x में लिख लो। सो ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ क्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे बताने के लिए कि क्यू का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो आपको अगर किसी इक्वेशन का रूट पता है तो आप इक्वेशन लिख सकते हो ना, 8 8 4 कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं हम लोग, या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या बनेगी, लैम्डा -8 लैम्डा -8 लैम्डा -4, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का रूट जो होता है वही आइगन वैल्यू होता है, इफ एंड ओनली इफ है वो। तो यहाँ पे ये बन जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो जरा सा। अब आपको पता है कैली हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये जो बन गया है कि इक्वेशन बना लो, इक्वल टू 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई क्यू का। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या यही बन रहा है, ये चीज है। तो ये सिर्फ फॉल्स होगा वो। तो ये लैम्डा क्यू बराबर ये कहना चाह रहा है, ऐसा आएगा क्या, 20 लैम्डा स्क्वायर माइनस 124 लैम्डा प्लस 256 बनेगा क्या। तो तुम इसको सॉल्व करके देखो क्या यही बनेगा, तो इसको खोलना पड़ेगा तुम्हें, है ना, ये तो स्क्वायर हो जाएगा ना, ये लैम्डा -8 का होल स्क्वायर है, तो खोल तो सकते हो इजीली। सो लैम्डा -8 ना, तो ये अगर इसको 128 क्यू आएगा बस। हाँ, तो ये आ जाएगा, ये है लैम्डा -8 का होल स्क्वायर लैम्डा -4 इक्वल टू 0। अब ये देखना है इसको सिंप्लीफाई कर यही आएगा, तो आंसर आएगा नो, क्योंकि यहाँ 124 की जगह आप जब इसको खोलोगे ना तो 128 आएगा। जब इसको तुम सॉल्व सिंप्लीफाई करोगे
तो यहां से तुम्हारी सिंप्लीफाई होके आएगी लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू 20 लैम्डा, मुझे कैसे पता है क्योंकि पहले मैंने करा रखा है क्वेश्चन इसीलिए। सो 128 लैम्डा, या उसको कैसे पता, जिसने पहले सॉल्व कर रखा उसको पता है ना। सो 20 लैम्डा स्क्वायर माइनस 128 लैम्डा प्लस 256, ये आएगा आपके पास, देख लीजिए। वो यहां से भी देख के बता पाएंगे ना, लेकिन ठीक है छोड़ो। तो समझ आया, यही चीज़ है। तो यहाँ पे ए और डी, ए सी सही है। कुछ क्वेरी है पूछो इस क्वेश्चन से रिलेटेड। सो बाकी असाइनमेंट कंप्लीट करो, सारे असाइनमेंट कंप्लीट करो जो भी यूनिट वाइज है, पहले यूनिट वाइज कंप्लीट कर लो एक बार, जस्ट रिवीजन मोड में एक बार पूरा, जितने यूनिट वाइज टॉपिक वाइज पीवाई क्यूज पहले कर लो। पीवाई क्यूज जितने भी यूनिट वाइज बना रखे हैं, असाइनमेंट दिए हैं हमने पीवाई क्यूज, जैसे ये लीनियर अलजेब्रा का है तो वैसे करके हर सब्जेक्ट का बना हुआ है, हर टॉपिक का बना हुआ है ना, इस तरह से। तो सारे एक बार दोबारा सॉल्व कर लो, फिर ईयर वाइज पीवाई क्यू मैं अभी खुद ही कराऊंगा क्लास में। ईयर वाइज अभी डिस्कस करेंगे, जो मॉक टेस्ट ईयर वाइज अपलोड हुए हैं ना पोर्टल पे, पीवाई क्यू भी अपलोड हुए हैं, तो वहीं से डिस्कशन भी होगा। ये चलो ये आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें एक थ्योरम है, लास्ट क्लास में शायद लिखाए थे, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म का क्वेश्चन है एक्चुअली। तो उस चलो इसको भी हटाओ। तो इसमें क्या है, सर लास्ट ईयर के नॉन पीवाई क्यू से क्या अलजेब्रा के? लास्ट ईयर के नॉन पीवाई क्यू अलजेब्रा के देखना पड़ेगा, वो उसी में मिक्स होगा सब, इतने सारे हैं ना, उसमें ढूंढना पड़ेगा। वो वाला है ना, अलग अलग टॉपिक वाला है, टॉपिक वाइज वाला जो है फोल्डर में, मैथ स्टैटिस्टिक्स में जो लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक वाइज है, उसमें है ना आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर नाम का। नहीं सर, वो नहीं, आप जो बनाते थे पहले, वो चंदन सर बनाते थे वो वाले पीवाई नॉन पीवाई क्यूज। देखना पड़ेगा ये लोग बनाए थे नहीं बनाए, पता नहीं, बहुत लोग बना तो बहुत लोग रहे थे। तो ठीक है ना। तो एम कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, पी है एम प्लस एम ट्रांसपोज, क्यू है एम माइनस एन। तो आप लोग ये जानते ही हैं कि एम कोई भी मैट्रिक्स हो उसका सम हमेशा सिमेट्रिक होता है और डिफरेंस हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो पी ट्रांसपोज आप निकालोगे पी आएगा, क्यू ट्रांसपोज आप निकालोगे माइनस क्यू आएगा, ये थ्योरम था। अब कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी, अब ये 3x3 हमने ये भी क्लास में लिखाया था कि अगर कोई ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो आएगी, मतलब जीरो एक आइगन वैल्यू होगी ही। कोई भी ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इट विल श्योरली हैव जीरो एज अ आइगन वैल्यू, जीरो एज एन आइगन वैल्यू, या डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। तो क्यू के पास क्यू का डिटर्मिनेंट एक्चुअली जीरो आएगा, ये थ्योरम है ना। एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर विल हैव डिटर्मिनेंट जीरो, तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। तो इसकी एक आइगन वैल्यू जीरो तो होगी, ये तो श्योर है कि इसकी एक आइगन वैल्यू जीरो होगी। अब ये कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, तो ये थ्योरम है कि आप इसको ब्रेक कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर अलग अलग कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, ये थ्योरम है। तो सिंपल हो जाएगा। अब क्यू स्क्वायर का डिटर्मिनेंट को अलग अलग, ये डिटर्मिनेंट पी का स्क्वायर कर सकते हो, डिटर्मिनेंट क्यू का स्क्वायर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और चूंकि क्यू का डिटर्मिनेंट जीरो है तो ये जीरो ही आना है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रेस ऑफ क्यू प्लस क्यू स्क्वायर की बात कर रहा है। सो क्यू अगर क्यू सिमेट्रिक है, यहां से क्या समझ आ रहा है आपको कि क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू ट्रांसपोज। तो अगर मैं क्यू इंटू क्यू करूं तो माइनस ऑफ क्यू ट्रांसपोज इंटू माइनस ऑफ क्यू ट्रांसपोज, तो ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये क्यू ट्रांसपोज का स्क्वायर हो जाएगा, या मैं समझूं कि क्यू स्क्वायर का ट्रांसपोज हो जाएगा। यहां मैं कहां से स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड विथ क्यू स्क्वायर। तो इसे क्या समझ आया, क्यू स्क्वायर का ट्रांसपोज क्यू स्क्वायर, मतलब क्यू स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर क्यू जो है क्यू सिमेट्रिक है तो क्यू का स्क्वायर सिमेट्रिक होगा, देखो क्यों। सो क्यू स्क्वायर इज सिमेट्रिक, और अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा,
काउंटर एग्जांपल ले लो ना क्यू का। हाँ एग्जैक्टली, यू कैन मेक अ काउंटर एग्जाम्पल, ये चीज़ है। तो आप काउंटर एग्जाम्पल बना सकते हो इसका कि कोई स्क्यू सिमेट्रिक है ना, कोई एम बना लो अपनी मर्जी से, तो एम माइनस एम ट्रांसपोज ले लो और उसका स्क्वायर करके देखो, मुझे लग रहा है श्योरली जीरो तो हमेशा नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा तभी होगा जब क्यू प्लस क्यू ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू हमेशा, क्योंकि मान लो क्यू की आइगन वैल्यू अभी के लिए क्यू की एक आइगन वैल्यू जीरो होगी और बाकी क्यू स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, आइगन वैल्यू क्या आती है, जीरो और प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी है ना। तो ऐसा आ सकता है कोई कि एग्जांपल के लिए ए आयोटा और माइनस ए आयोटा, ऐसा ही आएगा, ये तो श्योर है। कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज कम्स इन पेयर, तो क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज आइगन वैल्यूज, ये लिखाए थे कि नहीं, इसके बाद लिखा है ना, हाँ सब लिखा है। ये तो मैं सिंपली बता देता हूं मैं कि जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दिस विल हैव आइगन वैल्यू जीरो और प्योरली इमेजिनरी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल हैव आइगन वैल्यू क्या, प्योरली रियल, मतलब रियल मिलेगा है ना, एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज रियल आइगन वैल्यूज, तो कभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू में, ठीक है ना। क्यू का प्योरली इमेजिनरी आएगा तो ऐसा मिलेगा आपको, और यहाँ एक जीरो आएगा, तो ये क्यू ऐसा है, तो क्यू स्क्वायर की जब निकालोगे तो क्या बनेगा, जीरो, इसका स्क्वायर करो दोनों का, तो स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, जीरो, ए आयोटा माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए आयोटा माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए आयोटा माइनस ए स्क्वायर। अब इन तीनों का सम कर लो, ये जनरल प्रूफ लिख रहा हूं, एग्जाम्पल बना सकते थे हम लोग, तो इन तीनों का सम करो, क्या सम जीरो आएगा, नो नॉट नेसेसरली ना, ये तो कोई भी नॉन जीरो नंबर भी हो सकता है, होगा ही नॉन जीरो यहाँ पे, क्योंकि जब तुम कोई एक मैट्रिक्स बनाओ देखो यहाँ पे आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा, तो ये सही नहीं है। अब कह रहा है एक्स ट्रांसपोज क्यू स्क्वायर एक्स जीरो, क्योंकि क्यू स्क्वायर सिमेट्रिक है, ये मैंने कुछ दिन पहले आपको थ्योरम लिखाया होगा कि अगर एक्स यहाँ वैक्टर है, एक्स लिखा होगा, एक्स लिखा है, हाँ एक्स बिलोंग्स टू आर क्यूब, तो एक्स वैक्टर है, तो अगर क्यू स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक होता तो ये ट्रू है, ये थ्योरम है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। तो अगर क्यू स्क्यू, अगर ये ऐसा लिखा होता ना, एक्स ट्रांसपोज क्यू एक्स इज जीरो, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये थ्योरम है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। ये मैट्रिक्स पता ना क्या है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बोलते हैं इसको, तो थ्योरम है, अगर क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है जीरो आएगा, ठीक है। और ये क्या आएगा मैं तुम्हें अभी के लिए अगर समझा दूं, सो टाइम है या खत्म हो गया है, तो उसमें तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो ना, टाइम तो हो गया है, तो अभी के लिए थ्योरम समझो, नहीं तो फिर प्रूफ लिख के दिखा था, प्रूफ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स में, तुम एग्जांपल लेके बना के देखना। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक के लिए थ्योरम है, तो ये क्यू स्क्वायर इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, तो जरूरी नहीं है जीरो आएगा। एंड अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, एक साइड बुला लो, तुम एक काम करो, राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड बुला लो, तो राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड बुलाओगे, एक्स ट्रांसपोज कॉमन लोगे तो बनेगा एक्स ट्रांसपोज कॉमन लो 2m माइनस पी इंटू एक्स, और 2m माइनस पी रखो, p क्या है m प्लस एम ट्रांसपोज, सो 2m माइनस पी किसके इक्वल आएगा, बताओ 2m माइनस पी किसके इक्वल आएगा, 2m माइनस पी, p इज m प्लस एम ट्रांसपोज, सो ये क्या बन जाएगा, अरे भाई 2m माइनस पी करो, क्यू आएगा छोड़ो, हाँ इक्वल टू जीरो, तो ये 2m माइनस पी क्यू के इक्वल आएगा, चेक करके देखो, 2m में से p घटा दो, p m प्लस एम ट्रांसपोज है तो m माइनस एम ट्रांसपोज आएगा, तो ये हो गया x ट्रांसपोज क्यू एक्स, और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है इसलिए ट्रू है क्योंकि ये थ्योरम है, ठीक है ना। तो कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए यहाँ 3x3 में ही नहीं, n क्रॉस n में, तो x कोई Rn का वेक्टर है, क्यू स्क्यू सिमेट्रिक, तो x ट्रांसपोज क्यू एक्स विल बी जीरो, सो ये है। सो अभी तुम्हारा काम ये है तुम लोगों का बाकी डाउट क्लास चलता रहेगा, ठीक है ना। अभी तुम लोग पहले जितने भी यूनिट वाइज है पहले इसको कंप्लीट करो, है ना, ये वाला पार्ट क्या, ये असाइनमेंट ये वाला कंप्लीट करो, ये जो लीनियर जितने क्वेश्चन है कंप्लीट करो। डाउट क्लास 11 से 12 चली रही, वो डेली चलती रहेगी एग्जाम तक, उसका कोई दिक्कत नहीं, 11 से 12 तक। बाकी बीच में अभी मैं शेड्यूल बता दूंगा, शेड्यूल मोस्टली 2 घंटे का रखेंगे हम लोग, जैम का दोनों बैच अब कंबाइन हो जाएगा ना, 15 के बाद जैम का कंबाइन हो जाएगा, तो जैम गेट नेट, तो जैम का 2 घंटे का रहेगा, गेट नेट वो अलग चलता रहेगा, डाउट क्लास चलता रहेगा ना, तो ये शेड्यूल रहेगा अभी, और बाकी डाउट क्लास चलता रहेगा, तो उसमें पूछ सकते हो डाउट, नहीं तो ये, तो अभी तुम लोगों का ब्रेक है तो 3 दिन, अब बाकी घर पे प्रैक्टिस करो, डाउट क्लास में डाउट पूछो, ठीक है। और हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म गेट में है, जैम में नहीं है क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो ठीक है ना। तो आज 12 है,
तो 13 14 को रेस्ट लो, 15 को हो सकता है हम 2024 के पेपर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अभी जनरली ऐसा होगा, मैं बता देता हूँ 2 मिनट में।